एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर चैनल CS स्टडी औरा। आज हम हमारा लेक्चर नंबर 2 देखेंगे प्रोग्राम एनालिसिस चैप्टर का। स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है 3.2 प्रॉब्लम एनालिसिस टूल्स। स्टार्ट करते हैं। देयर आर वेरियस टूल्स यूज्ड फॉर प्रॉब्लम एनालिसिस। एज वी हैव ऑलरेडी सेड, फॉर एनालिसिस और फॉर डिफाइनिंग लॉजिक वी हैव टू डिवाइड प्रोग्राम इनटू स्टेप्स. Then you can show overall logic using following method. हमने लास्ट वीडियो में जो देखा लेक्चर नंबर 1 में कि अगर हमें किसी भी प्रोग्राम का एनालिसिस करना है या उसका लॉजिक वगैरह कुछ करना है तो हमें उस प्रोग्राम को स्टेप्स में डिवाइड करना होगा। तो ये सब हमने हमारे लास्ट लेक्चर में देखा है। तो आज हम क्या देखेंगे कि उन स्टेप्स को या उन लॉजिक्स को वगैरह हम किस मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास कितने मेथड है? 3 मेथड है। फर्स्ट है लॉजिक, सेकंड है फ्लो चार्ट और थर्ड है सूडो कोड। ये 3 मेथड्स है, जिसमें हम हमारा आज फर्स्ट मेथड देखेंगे एल्गोरिदम। अगर हम किसी को अगर बेसिक पता हो या स्टार्ट ही करते हैं। एल्गोरिदम में क्या होता है? किसी भी चीज़ को स्टेप वाइज फॉर्मेट में अरेंज करना। अगर आपको बेसिकली मैं बताऊं, आपको स्कूल्स में आपको याद होता था कि अरेंज द गिवन स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो आपको टेक्स्ट बुक में का या पैराग्राफ में के कुछ लाइंस दिए होते थे और आपको उन लाइंस को प्रॉपर वे में अरेंज करना होता था। सेम वही चीज़ होती है एल्गोरिदम में। आपको किसी भी चीज़ का स्टेप वाइज एनालिसिस करना है कि इसके बाद यही आना चाहिए, इसके बाद ये आना चाहिए। और एक चीज़ होती है एल्गोरिदम में, हर स्टूडेंट का एल्गोरिदम अलग हो सकता है। किसी ने कैसे लिखा, किसी ने कैसे लिखा। और बेस क्या होता है? बेस होता है लॉजिक, और वो लॉजिक सबका सेम होना चाहिए। लॉजिक आपका सेम होना ही चाहिए। एल्गोरिदम आपका आप कैसे भी लिखो, हर स्टूडेंट अलग अलग लिख सकता है, पर बेस आपका जो लॉजिक होता है वो सबका सेम होता है। स्टार्ट करते हैं हमारे एल्गोरिदम टॉपिक को। Algorithm is a logical sequence of steps prepared for solving problems. तो ये तो हमारी नॉर्मल डेफिनेशन हो गई एल्गोरिदम की कि एल्गोरिदम क्या है? लॉजिकल सीक्वेंस है ऑफ स्टेप्स प्रिपेयर्ड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। तो आपको कोई प्रॉब्लम दिया है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, तो ये जो स्टेप्स होते हैं वो एक एल्गोरिदम है कि आपको कौन से प्रोसेस में क्या क्या करना है। इट इज़ अ टूल टू राइट द जॉब इन अ सिंपल स्टेप्स इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज। तो एल्गोरिदम ये आप एक टूल मानो, या टू राइट द जॉब इन अ सिंपल स्टेप्स इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज। तो एल्गोरिदम में आपको कुछ हार्ड इंग्लिश नहीं यूज़ करनी। आप नॉर्मल जो हम कन्वर्जेशन के लिए इंग्लिश यूज़ करते हैं या बेसिक इंग्लिश जो होती है ना, वो आपको यूज़ करनी होती है और एक स्टेप्स बनाने होते हैं। आगे, इट इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और अ प्रोग्राम। हाँ, ये बात भी इम्पोर्टेंट है। एल्गोरिदम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है या वो कोई प्रोग्राम नहीं है। वो एक नॉर्मल इंग्लिश में हम जैसे कन्वोकेट करते हैं वैसे स्टेप्स होते हैं जो हम हमारी ही लैंग्वेज में लिखते हैं। इसलिए एल्गोरिदम हर स्टूडेंट का अलग अलग हो सकता है। अभी अगर देखो, मुझे इनपुट ये वर्ड ज़्यादा याद रहता है तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि इनपुट 2 वेरिएबल्स, या किसी को एनालाइज वर्ड याद रहता है तो एनालाइज 2 वेरिएबल्स या इनिशियलाइज 2 वेरिएबल्स। एनालाइज बोला मैंने, इनिशियलाइज 2 वेरिएबल्स, सॉरी फॉर दैट। तो किसी को इनिशियलाइज वर्ड याद रहेगा, किसी को इनपुट याद रहेगा, ऐसे अलग अलग वर्ड्स होते हैं। तो या कोई बोलेगा कि टेक 2 नंबर्स या टेक 2 वेरिएबल्स, नॉर्मल इंग्लिश है। तो यहाँ पे आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश आनी चाहिए ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या आपका कोई प्रोग्राम नहीं है, ये नॉर्मल आपकी इंग्लिश है। आप इंग्लिश में आपके सिर्फ स्टेप्स लिख रहे हो जिससे आपको प्रोग्रामिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। इट इज़ अ गाइड टू अ प्रोग्रामर टू प्रिपेयर द प्रोग्राम। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आपने एक स्टेप्स लिखे हैं तो यहाँ पे तो मैं बताती हूँ। एक आपने स्टेप 1 लिखा, स्टेप 2 लिखा, स्टेप 3 लिखा, स्टेप 4 लिखा, ऐसे कुछ स्टेप्स लिखे। तो इन स्टेप से आपको एक आइडिया मिलता है कि आपको कोडिंग कैसे करनी है आपकी। तो अगर आप देखिए, ये आपका एल्गोरिदम होगा, ठीक है, और ये आप इससे कोडिंग करने जाओगे, पर होगा क्या, ये भी एक चीज़।
तो ये तो आपको एक आइडिया दे रहा है कि आपको कोडिंग करनी कैसी। पर अगर आपने सीधे कोडिंग पे जाओगे, आपने सोचा कि मुझे क्यों एल्गोरिदम करना है, ये तो टाइम पास है, मैं सीधे कोडिंग करूँगा, तो प्रॉब्लम्स तो होंगी, आपको समझ नहीं आएगा। आप सीधे कोडिंग करने जाओगे, कुछ ना कुछ गलतियाँ होंगी। और उनमें क्या होगा, अगर आपने डायरेक्ट कोडिंग किया होगा तो आपके पास बेसिक कुछ है ही नहीं कि आप आइडिया क्या है, आप कोडिंग करने क्या जा रहे हो, तो आपकी गलती होंगी और आपको समझ में भी नहीं आएगा। और इसलिए कभी भी एल्गोरिदम पहले लिखना होता है। और इसमें भी अगर आपको ना, जो आपके कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल होते हैं ना, उन प्रैक्टिकल्स में भी एल्गोरिदम लिखना, फ्लोचार्ट ड्रॉ करना और फिर कोडिंग लिखना, ये कंपलसरी होता है। उसके ही मार्क्स होते हैं। एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ एल्गोरिदम अ फ्लोचार्ट ऑफ अ गिवन प्रोग्राम, और फिर कोडिंग भी लिखूँ, ऐसा सब होता है। अब यहाँ अगर देखो ना, तो यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम दिया है, एक्सचेंज द वैल्यूज़ ऑफ टू वेरिएबल। तो यहाँ पे मतलब ये तो मैं बाद में ही लूँगी, क्योंकि इसमें ये जो टेक्स्ट बुक वाले होते हैं ना, ये डायरेक्ट आपको चीज़ें दे देते हैं, पर आपको जो बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए वो सब यहाँ पे डिटेल में दिया ही नहीं होता। जैसे एल्गोरिदम का एक रूल होता है कि फर्स्ट स्टेप स्टार्ट और लास्ट स्टेप स्टॉप, ये कंपलसरी होती है, जो कि यहाँ पे देखो आपने यहाँ पे इन्होंने मेंशन ही नहीं किए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके लिए मैंने आपको बोला, लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने खुद से लिख लिए हैं ये सब चीज़ें, और उनसे मैं एक्सप्लेन करूँगी। और ये प्रोग्राम भी मैंने लिया है कि ये कैसे किया जाता है, तो वो हम आगे देखेंगे। और अगर आप सेकेंड एग्जाम्पल देखो, टू डेवलप द प्रोग्राम टू ड्राइव अ मोटरसाइकिल, तो ये तो बेसिक मतलब आपको समझ आने के लिए दिया है, ये कोई प्रोग्राम नहीं है, ये आपको पहले समझ आना चाहिए। ये बेसिक दिया है कि आपको ये क्यों दिया है कि मोटरसाइकिल तो हर बच्चे ने कभी ना कभी चलाई होगी या देखी होगी, तो उससे आपको एक आइडिया मिलता है कि आपको कैसे सीक्वेंस में सारे स्टेप्स लिखने होते हैं कि कौन सी बेसिक चीज़ें लिखनी होती। सो देखो स्टेप 1 यहाँ पे कैसे दिया है इन्होंने, अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म एंड फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड विद द मोटरसाइकिल। स्टेप 2 दिया है स्टडी द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, और स्टेप 3 दिया है एल्गोरिदम। अब इनमें देखते हैं, देखो इंसर्ट द इग्निशन की, अप्लाई द किक और स्टार्टर, रिमूव द स्टैंड, पुट द मोटरसाइकिल इनटू फर्स्ट गियर बाय होल्डिंग क्लच, press the clutch by increasing the accelerator. This example is just given an analogy for understanding the programming step. यहाँ पे भी उन्होंने मेंशन किया है। ये एग्जाम्पल क्यों दिया है कि आपको प्रोग्रामिंग स्टेप कैसे कैसे मतलब हर चीज़ लिखनी होती है वो अंडरस्टैंड के लिए। तो यहाँ पे अगर देखो कि एक मोटरसाइकिल कैसे स्टार्ट होती है, आपको उसमें क्या क्या करना होता है, ये सब स्टेप्स है, वही चीज़ आपको प्रोग्रामिंग में भी करनी है। आपको सारी स्टेप्स लिखनी है कि आपको इसके बाद क्या करना है, आपके कोडिंग में इसके बाद आपको क्या करना है, ये सब आपको लिखना है। सो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं। राइट एल्गोरिदम फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। अब इसके नीचे आपको कुछ भी प्रॉब्लम दे सकते हैं कि एडिशन का प्रॉब्लम, या फिर एक्सचेंज ऑफ टू वेरिएबल्स, मिनिमम मैक्सिमम, एडिशन ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, या रिमूव द परसेंटेज ऑफ 3 सब्जेक्ट्स ऑफ अ स्टूडेंट, या ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिए हैं, अगर आपके टीचर ने कुछ आपको दिए होंगे तो आप वो भी रिवाइज कर सकते हो, या आपको कुछ आपके मैम ने वगैरह दिए होंगे और आपको उस प्रोग्राम समझ नहीं आए तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताना। मैं शॉर्ट वीडियो में या किसी दूसरे वीडियो में आपका वो प्रॉब्लम ले लूँगी, जिससे आपको वो प्रोग्राम्स या एल्गोरिदम्स भी समझ आने लगेंगे। फिर कौन सा रहता है, राइट एल्गोरिदम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। अब यहाँ पे क्या बोला है, एल्गोरिदम भी निकालो और फ्लो चार्ट्स भी निकालो। ऐसा भी होता है कभी कभी, या इसके साथ साथ एग्जाम्पल दो भी बोलेंगे, या इसी जो आपने जिसका एल्गोरिदम फ्लो चार्ट निकाला है उसका कोडिंग भी लिखो बोलेंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर होता है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम। ये आपके नेक्स्ट एल्गोरिदम के बाद आगे के पेज पे कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो मैं दिखा दूंगी आपको। ये 4 मार्क्स के लिए आता है क्वेश्चन, मतलब मैक्सिमम टाइम्स आता है, कंपलसरी में भी बोल सकते हो। और ये जो राइट एल्गोरिदम फॉर द फॉलोइंग है ना, वो ऐसे क्वेश्चंस में आता है, राइट एनी 2 एल्गोरिदम्स फ्रॉम गिवन एनी 4, या गिवन 3 एल्गोरिदम्स में से 2 एल्गोरिदम लिखो, ऐसे में आता है। पर 2 एल्गोरिदम तो पूछता ही है। सो
ये मैंने ऐसे ही आपको समझ आए इसके लिए लिखा है। ये आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है कि हाउ टू राइट एल्गोरिदम, ये आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। पर आपको अगर आपका ऊपर वाला याद हो एक्सचेंज वाला, तो उसमें ये स्टार्ट एंड स्टॉप मेंशन नहीं किया था, या ये कैसे होता है ये आपको दिया नहीं गया है, इसलिए मैंने लिखा है। सो आपके एल्गोरिदम में ये जो स्टेप 1 ये स्टार्ट और स्टेप लास्ट जो स्टेप होती है वो स्टॉप होना कंपलसरी है। लास्ट स्टेप स्टॉप और फर्स्ट स्टेप स्टार्ट। फिर जो भी आपको प्रोग्राम दिया है उसमें आपको इनपुट डिफाइन करना ज़रूरी होता है, फिर डिफाइन वेरिएबल्स ज़रूरी होता है, फिर जो आपका आउटलाइन होता है एल्गोरिदम का, जो ऑपरेशन होता है वो करना ज़रूरी होता है, आउटपुट रिजल्ट शो करना ज़रूरी होता है, और फिर स्टॉप आता है। और आप बोलोगे कि प्रोग्राम 6 ही स्टेप्स में लिखा जाता है क्या? नहीं, आप 3 स्टेप्स में भी एल्गोरिदम लिख सकते हो, या आप 10 स्टेप्स में भी लिख सकते हो, 20 स्टेप्स में भी लिख सकते हो। एल्गोरिदम बहुत स्टेप्स में लिखे जाते हैं, पर आपको याद क्या रखना है कि आपको क्या क्या, अगर आपको कोई इनपुट दिया है तो वो आपको डिफाइन करना ज़रूरी है, वेरिएबल्स दिए है तो डिफाइन करना ज़रूरी है, आपको कुछ ऑपरेशन करना है तो वो डिफाइन करना ज़रूरी है, रिजल्ट डिफाइन करना ज़रूरी है, स्टार्ट एंड स्टॉप डिफाइन करना ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये लिखा है। सो आपका फर्स्ट एल्गोरिदम हम एग्जांपल देखते हैं। तो मैंने फर्स्ट एल्गोरिदम एग्जांपल एडिशन का ही लिया है, क्योंकि आपको लास्ट वीडियो में मैंने ज़्यादातर A+B एडिशन वाला ही प्रोग्राम बताया था आपको एग्जांपल के लिए, इसलिए मैंने उसका ही एल्गोरिदम लिया है। सो एल्गोरिदम फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। स्टेप 1 क्या आया? स्टार्ट। स्टेप 2, टेक 2 नंबर्स A एंड B। अब मैंने पीछे भी बोला कि हर स्टूडेंट का एल्गोरिदम अलग अलग हो सकता है, पर उसका लॉजिक सेम होना चाहिए। जैसे अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, टेक 2 नंबर्स A एंड B। कोई बोलेगा कि इनिशियलाइज 2 वेरिएबल्स A एंड B, या फिर कोई बोलेगा इनपुट 2 वेरिएबल्स A एंड B, कोई बोलेगा कि गिव वैल्यू ऑफ 2 वेरिएबल्स A इक्वल्स टू दिस एंड B इक्वल्स टू दिस। वो क्या नंबर आपको लेने हैं वो भी उस एल्गोरिदम में लिख दिया, तो सब चलता है। पर बेसिक क्या है कि आपको इन दोनों का ऐड द वैल्यू A एंड B, ये लॉजिक है, ये दिखाना ज़रूरी है। आप कैसे भी लिखो, कोई सीधा ये लिख देगा A+B, ये लिख देगा इक्वल्स टू C। सो कोई कर देगा कि कैलकुलेट A+B, ऐसे लिख सकता है कोई, कोई किसी और अलग मेथड से, मतलब एल्गोरिदम अलग अलग वे से लिखा जा सकता है, पर लॉजिक आपका चेंज नहीं होना चाहिए। बहुत स्टूडेंट ये भी बोलते हैं कि मैम आपने बोला था कि एल्गोरिदम हम हमारे वे से लिख सकते हैं, आपके मार्क्स नहीं काटेंगे, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, क्योंकि सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज बोला है तो हमने हमारे वे से लिखा, तो मैम ने मार्क्स क्यों काटे? क्योंकि तुमने तुम्हारे वे से लिखा पर तुमने लॉजिक सही यूज़ नहीं किया, इसलिए मार्क्स कट हुए। एल्गोरिथम में कोई रूल नहीं है कि तुम ऐसा नहीं लिख सकते, वैसा नहीं लिख सकते, अपने लैंग्वेज में कैसा भी लिखो, पर लॉजिक उसका चेंज नहीं होना चाहिए। अब ये क्यों रूल है कि आप अपने वे से लिख सकते हो? क्योंकि होता क्या है कि हर किसी की थिंकिंग स्किल अलग अलग हो सकती है। अब कोई सोच सकता है कि मैं एक सेकेंड, हाँ, A+B करने के बजाय कुछ और वे से भी तो इनका एडिशन निकाल सकता हूँ, या मैं A+B क्यों दे, X+Y भी दे सकता हूँ। तो हर किसी की थिंकिंग अलग होती है ना, हर किसी का ब्रेन अलग होता है, सोचने की शक्ति अलग होती है, इसलिए ये है कि आप एल्गोरिदम किसी भी वे से लिखो, पर आपका लॉजिक सेम होना चाहिए, आपका आउटपुट सेम आना चाहिए। सो यहाँ पे क्या है, टेक 2 नंबर्स A एंड B, ऐड द वैल्यूज ऑफ A एंड B एंड स्टोर इन C। तो यहाँ पे तो हमने मेंशन क्या किया है कि A+B तो करो, पर जो इसका आंसर आ रहा है वो भी C में स्टोर करो, फिर जो C की वैल्यू है, मतलब जो आउटपुट है वो डिस्प्ले करो, और फिर प्रोसेस हमारी स्टॉप कर दो। अब आगे, सो एल्गोरिदम टू एक्सचेंज द वैल्यू ऑफ 2 वेरिएबल्स। तो ये वही प्रोग्राम है जो आपको आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे। पर इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पहले बोला कि एल्गोरिदम ये हर किसी स्टूडेंट का अलग अलग होता है, हर किसी की थिंकिंग करने की कैपेसिटी अलग होती है। तो ये प्रॉब्लम 2 मेथड से सॉल्व हो सकता है। एक तो आप थर्ड वेरिएबल एक लो, A लो, C लो, Y लो, कुछ भी लो, या फिर आप थर्ड वेरिएबल ना लेते हुए इन 2 नंबर को एक दूसरे में एक्सचेंज करो। सो हम पहले देखते हैं विथ थर्ड वेरिएबल कि थर्ड वेरिएबल के साथ कैसे 2 नंबर कैसे एक्सचेंज होंगे। तो क्या बोला गया है यहाँ पे
एक्सचेंज द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे इतना तो पता है कि हमें दो वेरिएबल लेने हैं, तो वो दो वेरिएबल कौन से हैं, ए एंड बी, ये हमारे दो वेरिएबल हैं। तो जो स्टार्टिंग की फर्स्ट स्टेप क्या होती है, स्टार्ट, तो कंपलसरी वाली स्टेप तो आ गई। फिर क्या लिखा है, टेक थ्री वेरिएबल्स एज ए बी एंड एक्स। तो आप बोलो एक्स क्यों, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि हम थर्ड वेरिएबल के साथ करेंगे, हम एक थर्ड वेरिएबल लेंगे और उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो ये यहाँ पे क्या होगा, हमने मैंने जैसे बोला कि कोई भी कुछ भी नाम लिख सकता है, तो कोई बोलेगा कि इनपुट दो या इनिशलाइज करो, तो हमने क्या किया, हमने थ्री वेरिएबल्स लिए ए बी और एक्स। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या किया, इनपुट ए एंड बी, तो मैंने सिर्फ ए और बी को इनपुट दिया। अभी वो इनपुट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर मैंने ए को इनपुट दिया है कि ए ये 10 है और बी 20 है, तो कैसे होगा कि इनपुट ए एंड बी, तो ए में 10 की वैल्यू गई, बी में 20 की वैल्यू गई। अब ट्रांसफ़र क्या किया है हमने, ए की वैल्यू एक्स में ट्रांसफ़र की, तो एक्स में अभी के लिए क्या है, अभी के लिए एक्स में 0 0 है, पर हम क्या करें, ए की वैल्यू एक्स में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ए जो है वो खाली हो जाएगा, मतलब 0 0 हो जाएगा, और एक्स में ए की वैल्यू आएगी, मतलब वो 10 बन जाएगा। अब स्टेप 5 में क्या है, ट्रांसफ़र बी वैल्यू टू ए। अब जो बी की वैल्यू है वो ए में ट्रांसफ़र करेंगे, तो इससे क्या होगा, बी में जो 20 वैल्यू है वो कहाँ जाएगी, सॉरी हाँ, बी की जो 20 वैल्यू थी वो जाएगी ए में, और अब क्या होगा, बी 0 0 मतलब खाली हो जाएगा। अब लास्ट में क्या है कि एक्स की जो वैल्यू, हमने एक्स में जो वैल्यू डाली है वो अब हम फिर से बी में डालेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम x में कौन सी वैल्यू है, 10 है, तो 10 हम b में डालेंगे, और x क्या हो गया, खाली हो गया। अब इसमें क्या हुआ, स्टार्टिंग में क्या था, a में 10 था, अब क्या आया, 20 आया। b में स्टार्टिंग में क्या था, 20 था, अब क्या आया, 10 आया। इसमें क्या हुआ, थर्ड वैल्यू को लेकर हमने दो वैल्यूज़ की दो वेरिएबल्स की वैल्यू हमने चेंज की। अब ये ऐसा क्यों किया, कुछ लोग बोलेंगे, एक सेकेंड, हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि आपने इतना क्यों झमेला किया, आप सीधे जो ए और बी है तो ए की वैल्यू बी में डाल दो, बी की वैल्यू ए में डाल दो, ऐसे भी तो कर सकते हो। तो ये चीज़ कोडिंग में नहीं होती, ये जब हम मैथ्स के वेरिएबल्स वगैरह करते हैं वहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे एक टाइम पे एक ही ट्रांसफॉर्मेशन होगी। अगर मैं ये करने जाऊँ कि ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है, तो अभी मैंने क्या किया, ए की वैल्यू बी में डाल दी, तो ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 10 है, बी में भी 10 हो गई, तो बचा क्या, 20 कहाँ से करोगे, ए में 20 कहाँ से करोगे, दोनों की वैल्यू ट्रांसफ़र करनी है ना आपको, सिर्फ एक की वैल्यू ट्रांसफ़र करके तो होगा नहीं, इसलिए आपका वहीं पे अटक जाएगा और पूरा प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। तो ये एक मेथड है, कोई ऐसे सोच सकता है, या कोई और एक मेथड से सोच सकता है कि मुझे थर्ड वेरिएबल नहीं लेना है, मुझे कुछ अलग करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ तो इसमें क्या होगा, अब देखो, विदाउट थर्ड वेरिएबल, ये वाला प्रॉब्लम कैसे, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ उसमें थर्ड वेरिएबल लिया था, इसमें थर्ड वेरिएबल नहीं ले रहे। तो फर्स्ट स्टार्ट किया, फिर क्या लिया, इनपुट टू नंबर्स एज ए एंड बी। अब यहाँ पे देखो, मुझसे ना क्या गलती हुई थी, मैंने यहाँ पे लिखते समय बड़ा ए और बी लिखा था, और यहाँ पे जो कैलकुलेट में लिखा है वहाँ पे मैंने स्मॉल ए और स्मॉल बी लिखा था। तो ऐसा हमें नहीं चलता, अगर हमने यहाँ पे कैपिटल में लिखा है तो यहाँ पे भी कैपिटल में चाहिए, यहाँ पे अगर हमने स्मॉल में लिखा है तो यहाँ पे भी स्मॉल में चाहिए। मैंने गलती से यहाँ पे स्मॉल लिख दिया, तो मैंने जो यहाँ पे दोनों तरफ कैपिटल में लिखा था वो मैंने चेंज कर दिया स्मॉल से, ये भी आपको याद रखना है। ये गलती आपसे अगर एग्जाम में हुई तो पूरे मार्क्स काट जाएंगे। और अगर आपने प्रोग्रामिंग में ये गलती की कि ऊपर आपने कैपिटल ए लिखा है, नीचे स्मॉल ए लिखा, तो भी एरर्स आते हैं। सो इनपुट क्या किया, टू नंबर्स हमने इनपुट किए, ए और बी। तो फिर से हम वही एग्जांपल लेते हैं कि ए में 10 है और बी में 20 है। तो अब कैलकुलेट क्या करें, ये भी हम अलग वे से लिख सकते हैं। मैंने कैलकुलेट लिखा, मैंने पीछे भी बोला था कि जिसकी जैसी मर्जी वो लिख सकता है, पर लॉजिक सेम होना चाहिए, आउटपुट सेम आना चाहिए। और अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफ़र करना है, तो ट्रांसफ़र बराबर होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या बोला है कि कैलकुलेट क्या करना है, ए इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब पहले हम फर्स्ट वाला ये वाला कैलकुलेशन करते हैं, ए इक्वल्स टू ए प्लस बी। ए इक्वल्स टू ए प्लस बी अगर करें तो यहाँ पे क्या होगा, 10 + 20 होगा।
मतलब a इक्वल्स टू क्या आएगा, a इक्वल्स टू 10 + 20 अगर करें तो a इक्वल्स टू 30 आया। फिर अगर हम नीचे वाला देखें, b इक्वल्स टू क्या है, a माइनस बी, तो b इक्वल्स टू क्या है, a माइनस बी। अभी अब ये याद रखना है कि हमें ये वाला a नहीं लेना है, नीचे a क्या आया हमारा 30 आया है, तो 30 - 20 लेना है। ओके, मतलब ये a और ये b लेना है। तो 30 - 20 अगर हम करें तो आएगा 10, मतलब b में क्या वैल्यू आई, 10 आई। और थर्ड क्या है, फिर से a इक्वल्स टू a माइनस बी, मतलब कौन सा a, ये वाला a माइनस ये b। अब मैं 30 में से 10 निकालूं तो मेरा बचा क्या, 20 बचा। अब अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे a की वैल्यू क्या थी, 10 थी, लास्ट में क्या आई, 20 आई। यहाँ पे b की वैल्यू क्या थी, 10 थी, लास्ट में सॉरी यहाँ पे b की वैल्यू 20 थी, यहाँ पे 10 आई। तो यहाँ पे भी ट्रांसफ़र हुआ है, पर यहाँ पे हमने क्या नहीं लिया है, थर्ड वेरिएबल नहीं लिया है। बिना थर्ड वेरिएबल के भी ये क्वेश्चन सॉल्व होता सकता है। तो ये आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हो और कैसे प्रोग्राम करते हो, और आपका लास्ट का आंसर बराबर आना चाहिए। और ये भी याद रखना, आपने अगर एल्गोरिदम ही गलत लिखा है तो आपका कोडिंग भी गलत होगा। अब डिस्प्ले वैल्यू क्या किया है हमने, ए और बी, मतलब वो क्या शो करेगा कि ए में क्या वैल्यू है, अभी 20 है, और बी में क्या है, 10 है, और फिर प्रोसेस हम स्टॉप करेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं और एक प्रोग्राम, टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज़ इवन और ऑड। ये इवन और ऑड का क्वेश्चन भी आपको बहुत बार एग्जाम में आता है। तो अब ये इवन और ऑड कैसे देखते हैं, कि देखो स्टार्ट है किया हमने। अब अगर आपको इतना तो पता है कि किसी नंबर के एंड में या 0, 0, 2, 4, 6, 8 ये सारे क्या है इवन, और 1, 3 ये सारे क्या ऑड नंबर्स, ये तो आप बेसिक आपको पता है। तो मतलब अगर आपको कोई भी नंबर इवन नंबर है या नहीं वो देखना होता है, तो आप क्या करते हो, वो नंबर डिविजिबल बाय 2 है या नहीं वो चेक करते हो। तो सेम चीज़ है, यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप लिखी स्टार्ट, फिर लिखा इनपुट नंबर इज़ n। अब ये n क्या है, जो भी आप नंबर इनपुट करोगे वो n है। अब यहाँ पे कैसा था कि हम लोग जैसे a की वैल्यू 10 या b लेते थे और 20 ले रहे थे ना b की वैल्यू, वैसे ही यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये 24 हो सकती है, 62 हो सकती है, 51 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। सो इनपुट नंबर इज़ n। फिर क्या दिया है, इफ़ n मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0 द गिवन नंबर इज़ इवन नंबर। अब ये आपको याद रखना है कि ये जो आपको परसेंटेज जैसा साइन दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस। और ये आपको याद ही रखना है, अगर आपने ये नहीं निकाला या कुछ आपने गलत किया तो भी आपको मार्क्स काट दिए जाएंगे। इवन और ऑड क्वेश्चन के टाइम आपको ये वाला पार्ट लिखना कंपलसरी होता है, क्योंकि उससे ही वो प्रोग्राम सॉल्व होता है और आपके कंप्यूटर को भी समझ में आता है, और आपको फ्लो चार्ट में भी यही निकालना होता है। एल्स क्या लिखा है, एल्स ऑड नंबर, मतलब क्या कि अगर n मॉड्यूलस 2 अगर 0 निकला तो ही हमारा नंबर इवन है, नहीं तो ऑड है और प्रोग्राम स्टॉप करो। अब यहाँ पे कोई ऐसा भी लिख सकता है, एल्स चेक n मॉड्यूलस n modulus 2 equals to does not n modulus 2 does not equals to 0 the given number is odd number, फिर स्टॉप कर सकता है। तो लिखने का स्टाइल हर किसी का अलग हो सकता है, पर आपका जो बेसिक लॉजिक होता है ना प्रोग्राम का, वो सेम होना चाहिए। अब आगे देखते हैं। अब ये क्या है, मैक्सिमम नंबर का प्रोग्राम है, ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मैंने यहाँ पे जो पूछे जा सकते हैं उतने ही 2-3 एग्जांपल्स लिए हैं एल्गोरिदम के। अगर आपको और चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको एग्जांपल्स के लिए एल्गोरिदम बताऊँगी। तो यहाँ पे क्या है कि राइट द एल्गोरिदम टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर, मतलब अगर आपको किसी ने 2 नंबर दिए, एक है 82 और 34, अब आपको बताना है कि इन दोनों में से मैक्सिमम नंबर कौन सा है। अब हमें तो पता है कि 82 मैक्सिमम नंबर है, पर कंप्यूटर को थोड़ी पता है, उसके लिए ये प्रोग्राम होता है। तो यहाँ पे क्या किया है, स्टार्ट किया है, इनपुट 2 नंबर्स एज ए एंड बी। तो ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बी की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, मतलब 82 और 34 अगर नंबर है
ये ए है और ये ए है और ये बी है, अगर हम ऐसा समझे तो अगर इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन प्रिंट ए इज़ मैक्सिमम। अगर ए बी से बड़ा है तो क्या प्रिंट करना है कि ए मैक्सिमम है और स्टॉप कर देनी है प्रोसेस। पर वही अगर 34 यहाँ पे है और 82 यहाँ पे, तो क्या बड़ा आया, बी बड़ा आया। ये ए है और ये बी है, अगर हम ऐसे समझे तो क्या हुआ, 34 ग्रेटर देन 82, तो क्या हुआ, बी इज सॉरी ये गलत हो गया, 82। अब उसी जगह पे अगर हम करें कि ये बी है और ये ए है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है अभी कि बी ग्रेटर देन है, अभी ए नहीं है ना वो नंबर, तो क्या प्रिंट करेंगे कि बी इज़ मैक्सिमम और स्टॉप। तो इस प्रोसेस में एक तो आपको ए मैक्सिमम दिखाएगा या बी, दोनों नहीं दिखाता, दोनों में से जो बड़ा होगा वो वाला प्रोसेस वो कंप्यूटर मानेगा, उसको प्रिंट करेगा और आपका प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप कर देगा। सेम चीज़ मिनिमम नंबर के लिए भी होता है, ये सेम प्रोग्राम मिनिमम नंबर के लिए होता है, सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा, प्रिंट मैक्सिमम की जगह प्रिंट मिनिमम आएगा। और ये अगर ऐसा है तो ए ग्रेटर देन या ए स्मॉलर देन बी आ सकता है, ऐसा चेंजेस होते हैं, स्मॉल स्मॉल चेंजेस करके भी बहुत सारे प्रोग्राम हो सकते हैं। अब आगे ये है वो जो मैंने बोले थे ना कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम करके क्वेश्चन आता है, तो ये वो क्वेश्चन के आंसर्स है। ये आपके 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपको कंपलसरी लर्न ही करने हैं, क्योंकि ये आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। एक तो 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 मार्क्स के लिए तो मैक्सिमम टाइम्स पूछा जाता है। तो ये हम एक बार मैं आपको समझा दूँ। द लास्ट टू टेस्ट एन एफिशिएंट एल्गोरिदम शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। एक अच्छे एल्गोरिदम के लिए ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें होना ज़रूरी होता है। इट शुड बी ईजी एंड सिंपल इन लैंग्वेज, आसान होना चाहिए, सामने वाले को समझ में आना चाहिए आपने क्या एल्गोरिदम लिखा है। इट शुड नॉट रिपीट द टास्क अगेन एंड अगेन, ये भी बात है, एक ही स्टेप, कुछ कुछ होते हैं ना कि ज़्यादा बड़ा दिखना चाहिए मेरा एल्गोरिदम, ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, एक ही स्टेप बार बार ऐसे वैसे करके दिखाते हैं, तो वो प्रॉपर गलत वे है। क्योंकि आप अगर वैसे कर रहे हो तो कोडिंग में भी तो आपके वो स्टेप्स बार बार आने चाहिए। बार बार करोगे, कंप्यूटर थोड़ी है कि तुमने एग्ज़ाम में वैसे किया है पर मैं भी वैसे ही करूँगा, ऐसे थोड़ी होता है। एवरी स्टेप मस्ट बी एक्यूरेट एंड कम्प्लीट इन इटसेल्फ, सारे स्टेप्स आपके एक्यूरेट होने चाहिए और कंप्लीट होने चाहिए। इट कैन बी इजीली मॉडिफाइड इफ़ नेसेसरी, अब आपके स्टेप्स ऐसे होने चाहिए कि अगर आपको, जैसे मैंने मैक्सिमम मिनिमम नंबर वाला प्रोग्राम बताया, कि अगर कुछ चेंजेस हो तो वो इजीली मॉडिफाइड करने आपको आना चाहिए कि इस प्रोग्राम में ऐसा नहीं है, वैसा करना है थोड़ा सा, तो आप उसी प्रोग्राम में चेंजेस करके कुछ ना कुछ कर सको। It should be easily understandable to others and steps should be clear and cons. So आपके जो प्रोग्राम होता है वो सबको अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये आपका जो एल्गोरिदम है वो आपका प्रॉपर प्रोग्राम नहीं है, पर आपके जो एल्गोरिदम है ना उससे आपके प्रोग्राम का लॉजिक सामने वाले को समझ आता है। अगर आपने समझो प्रोग्राम में कुछ तो गलती कर दी है पर आपने एल्गोरिदम अच्छे से लिखा है, तो मैम को पता चल जाता है कि इस बच्चे को आता है पर इसने गलती से या समझ नहीं आया होगा इसलिए कुछ तो गलती कर दी है, तो वहाँ पे आपको एक कंसेशन मिल सकता है। इट शुड बी इकोनॉमिकली इन द यूज़ ऑफ कंप्यूटर टाइम, कंप्यूटर स्टोरेज एंड पेरिफेरल्स। सो और लास्ट क्या है, इट शुड बी करेक्ट और क्लियरली डिफाइंड सिचुएशन। वो जब आपको एक डिफाइंड सिचुएशन दिए कि आपको यही ऐसा ऐसा करना है, तो उस टाइम पे कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन तो आप लर्न ही कर लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपको अगर आपके कॉलेज में या कुछ भी बताया जाए कि आपको ये प्रोग्राम्स करने हैं और आपको समझ ना आए, तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं अगले लेक्चर में वो कंप्लीट करवा दूँगी। या शॉर्ट्स जो अपने होते हैं ना उस सेक्शन में मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए और एल्गोरिदम्स के वीडियोज़ डाल दूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।